जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट तो कर चुके थे, पिछले वीडियो में 2 वीडियो इसका डाल चुके हैं, तो कब कहाँ और कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लास 8 का यानी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 में आपको पढ़ाए थे पुनर्जागरण, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसमें पुनर्जागरण के बाद खोज यात्राएं लेक्चर नंबर 1 में, और लेक्चर नंबर 2 में आपका था उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद और अमेरिका एवं फ्रांस की क्रांति। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या आपका, तो इस वीडियो में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के बारे में थोड़ा डिफिनीशन किसे कहते हैं ये जानेंगे। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद आखिर क्या है। तो यहाँ पर हम पिछले वीडियो में डाले हैं कि उपनिवेशवाद किसको बोलते हैं। तो उपनिवेशवाद उसको बोलते हैं जब एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, तो अपना दबदबा स्थापित कर लेता है, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से हो, तब उसको उपनिवेशवाद बोलते हैं। अब इस व्यवस्था को मतलब औपनिवेशिक, अब यहाँ पर समझिएगा औपनिवेशिक क्या है। औपनिवेशिक और उपनिवेश, ये दोनों में क्या अंतर है और ये दोनों क्या चीज है ये समझेंगे। तो औपनिवेशिक उसको बोलते हैं जब एक देश दूसरे देश पर क्या कर लेता है, तो अपना दबदबा स्थापित करता है, तो उस देश को औपनिवेशिक बोला जाता है। औपनिवेशिक का मतलब हुआ कि जब एक देश दूसरे देश पर अपना दबदबा स्थापित कर लेता है, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशिक कहते हैं। यानी इसका डिफिनीशन क्या हो गया भाई, जब एक देश दूसरे देश पर अपना दबदबा स्थापित करता है उसको क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बोलते हैं। अब उपनिवेश क्या है, तो उपनिवेश मतलब जो कोई देश दूसरे देश पर जब दबदबा स्थापित कर देता है तो दूसरा देश उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश का मतलब हुआ कि एक तरह से आप क्या मान सकते हैं, इसको गुलाम मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, गुलाम। कहने का मतलब हुआ कि आप 1800 ईस्वी का क्रांति के यानी 1800 ईस्वी के बारे में पढ़े होंगे, जब भारत पर इंग्लैंड वाला राज कर रहा था उस समय। तो यानी लगभग 200 वर्ष तक राज किया था। तो उस समय पढ़ेंगे तो क्या किया था भाई, एग्जाम्पल अगर लेकर के देखते हैं तो ये है हमारा इंग्लैंड, ये है हमारा भारत। तो ये बतलाओ, इंग्लैंड वाला 18वीं शताब्दी में भारत पर कब्जा किया था। क्या किया था, भारत पर कब्जा किया था। तो जो भारत वाला हो गया, वो भारत वाला कब्जा यानी इंग्लैंड वाला क्या किया है, भारत पर कब्जा किया है। तो जो भारत है यह हमारा उपनिवेश कहलाएगा। ये जो भारत है हमारा उपनिवेश कहलाएगा। औपनिवेशिक कौन कहलाएगा, तो औपनिवेशिक इंग्लैंड कहलाएगा। औपनिवेशिक कौन कहलाएगा दोस्त,
इंग्लैंड कहलाएगा। इंग्लैंड क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर औपनिवेशिक का डिफिनीशन क्या है, जब एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, अपना दबदबा स्थापित करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बोलते हैं। तो दबदबा कौन स्थापित कर लेता? इंग्लैंड ऊपर भारत पर कर लेता। तो इंग्लैंड दबदबा स्थापित किया तो इसको औपनिवेशिक बोलते हैं। औपनिवेश केकरा बोलेंगे? तो भारत वाले को बोलेंगे। अब यहाँ से औपनिवेशिक और उपनिवेश में फर्क समझ आ गया, तो यहाँ से आता है कि उपनिवेशवाद किसको बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया यानी व्यवस्था के अंतर्गत, किसी व्यवस्था के अंतर्गत अपनाया जाता है, तब उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या है। आगे यहाँ पर है हमारा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद कहने का मतलब हुआ कि कोई भी देश क्या करता है, मतलब मुनाफा आने के बाद, मतलब आप समझ लीजिए कि बिजनेस ही एक तरीका को बोल सकते हैं। बिजनेस में आप क्या जानते हैं कि जब हमको प्रॉफिट आने लगता है एक कंपनी से, तो हम लोग क्या सोचते हैं, तो दूसरा कंपनी खोलें या उस कंपनी को डेवलप करें। तो उसको एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, तो उसको साम्राज्यवाद एक तरह से बोल सकते हैं। मतलब हुआ कि जब कोई देश क्या चाहता है कि हमारा देश जो है थोड़ा और ज़्यादा मतलब एरिया वाइज होके या किसी भी तरीके से हो, तो मतलब बढ़े, तो उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का मतलब हुआ कि मतलब कि जब एक देश, जब कोई देश अपना साम्राज्य विस्तार करता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद कहते हैं। अब साम्राज्यवाद के अंतर्गत कौन आएगा भाई? साम्राज्यवाद के अंतर्गत आपका इंग्लैंड भी आ सकता है। इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब भी आ सकते हैं। रसिया भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सब क्या थे भाई, तो 18वीं शताब्दी में क्या करना चाहते थे, तो अपना साम्राज्य मतलब विस्तार करना चाहते थे। फ्रांस वाला भी वैसा ही था। ऑस्ट्रिया वाला भी जो था, ऑस्ट्रिया का आप मेटरनिक की सब के बारे में जानते होंगे, वो सब भी चाहता था कि हमारा क्या हो, साम्राज्य विस्तार हो। तो उसको एक तरफ से आप क्या बोल सकते हैं, साम्राज्यवाद कह सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के टॉपिक था आपका। अब यहां पर आपका आधुनिक काल एवं हमारा देश, आधुनिक काल एवं हमारा देश बोल सकते हैं। देखिए यहां पर अब आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक, आधुनिक काल एवं हमारा देश। मतलब कहने का मतलब कि भारत जब इंग्लैंड वाला आया था हमारे देश पर, या यूरोप वाले ही बोल सकते हैं, तो यूरोप वाला किस दृष्टिकोण से आया था भाई, तो व्यवसाय करने। तो व्यवसाय करते करते क्या हुआ, तो सबसे पहले ज़्यादा प्रभाव भारत पर किसका पड़ा था, तो इंग्लैंड पर पड़ा था। इंग्लैंड वाला जो था वो हमारे भारत में आया और बिजनेस करते करते, व्यापार करते करते स्थानीय नवाबों एवं शासकों को क्या करते गया, धीरे धीरे हराते गया, और हरा करके वहाँ पर क्या करते गया, अपना साम्राज्य स्थापित करते गया। तो उसे क्या हुआ, तो हमारा देश जो है किसके अधीन चला गया, इंग्लैंड के अधीन चला गया। यानी हमारा देश इंग्लैंड के अधीन जब चला जाता है, तब 1817 ईस्वी में एगो स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री थे या इतिहासकार बोल सकते हैं। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एगो इतिहासकार जो थे, इतिहासकार जेम्स मिल था ना उनका नाम, इतिहासकार जेम्स मिल।
ये जो इतिहासकार जेम्स मिल जो थे, इन्होंने क्या किए थे, तो भारत के इतिहास को, यानी भारत के इतिहास को या ब्रिटिश भारत भी बोल सकते हैं, या ब्रिटिश भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट लेता, 3 कालखंडों में बांटा, 3 कालखंडों में बांटा। पहला क्या था, तो पहला आपका हिंदू था, हिंदू काल, और दूसरा काल कौन था, मुस्लिम काल, और तीसरा ब्रिटिश था। तीसरा काल आपका था ब्रिटिश, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। यानी ये स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे वो भारतीय लोगों में विविधता की भावना उत्पन्न कर लेते थे। विविधता का मतलब हुआ कि अलगाव की भावना व्यक्त करना चाहते थे। अलगाव की भावना यानी भारतीय इतिहास को, यानी जब ब्रिटिश हमारे भारत में आया तब उस काल को इन्होंने 3 कालखंड में बांटा था। उस समय कितने भाग में, 3 कालखंड में। पहला हिंदू काल बोला था, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। ये इसलिए बोला था क्योंकि जो उनका मानना था कि जो भारत में जो भारत का इतिहास है वो उसके तानाशाहों पर आधारित, यानी तानाशाहों के आधार पर उसका इतिहास बनता है। तो मतलब हमारे भारत में पहले किसका शासन चलता था, तो हिंदू शासक होते थे, यानी हिंदू तानाशाह को ही हिंदू काल बोल दिया गया। अब उसके बाद आता है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में आपका क्या था, तो मुस्लिम तानाशाह जो थे अकबर, बाबर, बीरबल, उस सब के काल को मुस्लिम काल बोल दिया गया। अब यहां से जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए तो ब्रिटिश का इतिहास बना अलग। यानी यहां से देखिए हिंदू और मुस्लिम क्या कर रहे हैं, तो हिंदू और मुस्लिम करके हमारे भारतीयों में क्या कर रहे हैं, तो अलगाव की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलगाव की भावना ला रहे हैं, अलगाव की भावना। ये अपने लिए ब्रिटिश का उपयोग कर करके यानी राष्ट्रीयता दिखाना चाहते हैं। राष्ट्रीयता यानी एकता की भावना दिखाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एकता की भावना दिखाना चाहते हैं। क्लियर। यहां से ये राष्ट्रीयता की यानी ब्रिटिश का उपयोग कर करके राष्ट्रीयता की भावना, यानी बोले तो एकता की भावना ये लोग अपना में दिखाते थे। ये ब्रिटिश में लोग ज्यादातर ईसाई लोग रहते, वो ईसाई भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ये लोग अपनी एकता को पहचान कराना चाहते थे, अपनी राष्ट्रीयता को पहचान देते थे। अब यहाँ पर ये इन लोगों को हिंदू मुस्लिम बांट दिया, इससे क्या हो गया, तो यहाँ पर ये आप ही बताइए। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन, क्या भारतीय इतिहास को या ब्रिटिश भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में जेम्स मिल का बांटना क्या सही था? ये आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा कि उनका मान सही था या गलत था। ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन। भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन। भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन। अब यहां से देखिएगा भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि 1947 से यानी मतलब आज़ादी के पहले भारत में पाकिस्तान यानी भारत का जब मानचित्र देखा जाता है 1947 यानी आज़ादी के पहले। क्या भाई, आज़ादी के पहले। तो जब आज़ादी के पहले देखते हैं तब क्या था, तो उस समय भारत जो था यानी एक हिंदुस्तान जो था वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था और
हिंदुस्तान भी था, और कौन था, बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश भी था। कौन कौन था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। आज़ादी यानी 1947 के पहले कौन था, भारत किससे, यानी भारत में कौन कौन था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। क्या था कि आज़ादी जब खत्म हो जाती है, यानी आज़ादी हम लोगों को जब मिल जाता है, तो ये जो महात्मा गांधी के रीजन में क्या होता है, तो हिंदुस्तान का दो टुकड़ा हो जाता है। दो टुकड़ा यानी पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को आपका पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान है आज, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था आपका, पश्चिमी पाकिस्तान। और ये तो हमारा इंडिया था ही भाई, ये हमारा इंडिया था ही। अब यहाँ पर क्या था कि ये दोनों पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दोनों एक ही में था आज़ादी के पहले, यानी 1947। आप 1971 की कहानी पढ़ते हैं, 1971 में कि क्या हुआ था, तो बांग्लादेश का मतलब स्वतंत्रता मिला था। आप पढ़े होंगे कि 1971 में बांग्लादेश को क्या किया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था। तो स्वतंत्र ऐसा ही थोड़े है कि स्वतंत्र ऐसा ही मिल जाती है, हमको स्वतंत्रता थोड़े मिल जाती है। हमारी जो स्वतंत्रता या आज़ादी मिली हुई है, तो हमारे पूर्वज यानी पूर्वज बोल सकते हैं, या हमारे कितने मतलब क्रांतिकारी थे, कितने मतलब हमारे क्रांतिकारी नेता जन्म लिए और कितने महान महान व्यक्ति जन्म लिए, तब जाकर के उन्होंने संघर्ष किया, तब जाकर के हम लोगों को आज़ादी मिला है। तो उसी तरह बांग्लादेश वाले को भी फ्री में 1971 में आज़ादी नहीं मिल गया। ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो क्या करते थे, तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आप पश्चिमी पाकिस्तान से आकर के पूर्वी पाकिस्तान पर यहाँ पर की जो माँ बेटियाँ होती थी उनको बेइज्जती करता था। और यहाँ पर जो मतलब क्या मतलब इतना घटिया ये सब काम करता था ना। ये हमारे बीच में बैठा हुई थी हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान में बैठा कौन था उस समय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी। तो उस समय क्या हुआ, इनसे देखा नहीं गया, नहीं सहा गया। तो ये जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी यानी महिला थी, वो किससे मदद मांगने आई, वह हिंदुस्तान से। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने दोस्तों को क्या करता है, साथ देता है। तो वही सिस्टम था कि बांग्लादेश वाले को हिंदुस्तान में जो इंदिरा गांधी थी वो साथ दी इसको। यह क्या की थी, इंदिरा गांधी अपना फौज यहाँ पर बांग्लादेश पर उतार दी थी। अब यहाँ से जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर बैठे हुए थे, इनकी बेइज्जती कर रहे थे, उसको तो मारा, तो बहुत ही मारा ढूंढा गया, किसी भी तरह इसको मालूम चल गया पाकिस्तान वाले को। तो यहाँ से बाद बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो बहुत ही कठिन के बाद क्या होता है, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र करके यानी पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र करके, पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र करके क्या बना दिया जाता है, तो इसको बांग्लादेश बना दिया जाता है, बांग्लादेश कर दिया जाता है। यहां पर इसको बांग्लादेश कर दिया जाता है। अब यहां से अब हिंदुस्तान में आप पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नाम सुने, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश जो था पहले पूर्वी बंगाल भी बोल सकते थे, पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान भी कहलाता था। तो ये जो बांग्लादेश जो था वो पहले पूर्वी बंगाल कहलाता था और पश्चिमी बंगाल, यानी जो पश्चिम बंगाल जो आप जानते हैं आज के समय में पश्चिम बंगाल, और ये आपका हो गया प्लस में पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल इसका बोल सकते हैं, बंगाल। ये दोनों मिलाकर के पहले कौन सा देश था, तो बांग्लादेश के अंतर्गत आता था, बांग्लादेश के अंतर्गत आता था। बाद में क्या हुआ, तो पश्चिम बंगाल में जो लोग भाषा बोलते थे उन लोगों का भाषा अलग था, पूर्वी बंगाल में जो भाषा बोलते थे उन लोगों का भाषा अलग था, यानी कठिनाइयाँ होती थी। तो बाद में पश्चिम बंगाल का पूर्वी बंगाल से विभाजन करके पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया गया, यानी पश्चिम बंगाल अलग राज्य बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे भारत का भी क्या होता है, भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर कैसे भारत का परिवर्तन होता है। बिहार जो है, बिहार आज के समय में क्या है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है,
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन उस समय क्या था, तो आप 2000 के पहले का कहानी उठा करके देख लीजिए, 2000 पहले का, 2000 ईस्वी तक का। बिहार में कौन कौन आता था? उड़ीसा, झारखंड और बिहार। उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये तीनों ही स्टेट एक साथ मिल करके एक समय था कि बिहार कहलाते थे। आज के समय में बोला जाता है कि राजस्थान बहुत बड़ा है। आज देख लीजिएगा, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, जब ये तीनों को क्षेत्रफल दृष्टिकोण से मिलाया जाए या मैप में देख लीजिएगा, तो बिहार बड़ा लगता है या राजस्थान, कौन सा बड़ा लगता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे बिहार से कौन अलग हो जाता है? उड़ीसा। बिहार से कौन अलग हो जाता है? उड़ीसा। फिर भी उड़ीसा के बाद बिहार और झारखंड बचता है, बिहार और झारखंड बचता है। तो फिर झारखंड से कौन अलग, बिहार से कौन अलग हो जाता है? उसके बाद 2000 ईस्वी में झारखंड भी अलग हो जाता है बिहार से। 2000 ईस्वी में झारखंड भी बिहार से अलग होता है। तो झारखंड में क्या होता है, कोयला का जितना खदान उदान सब था वो सब झारखंड में चला जाता है, बिहार को बच जाता है सिर्फ कंगाल। बिहार सिर्फ कंगाल। बिहार में क्या होता है, तो मतलब ज्ञानी लोग बच जाते हैं, महाज्ञानी, ज्ञानी, मतलब पढ़ा लिखा। और उसके बाद झारखंड में क्या होता है, तो झारखंड में पूरा मतलब बिजनेस उजनेस का जितना उद्योग संपत्ति था वो झारखंड में चला गया। तो इस तरह क्या होता है, तो हमारी जो भारतीय जो है, या बोल सकते हैं क्या होता है, दिन प्रतिदिन किसी भी देश के भौगोलिक सीमाओं में क्या होता है, परिवर्तन होते चला जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है और आगे ले करके आप कहेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर आपका भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। तो थैंक यू।